मिस्टर ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड, कहाँ हो तुम? मुझे अभी और इसी वक्त बाहर घूमने जाना है। वो बोली तो उसने टाइम देखा जहाँ रात के 8 बज रहे थे। मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब है मोहतरमा। आपके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं और आपको घूमने जाना है। चुपचाप जाकर आराम कीजिए, वो बोला। तुमसे मैंने मशवरा नहीं मांगा, ये मेरा ऑर्डर है। अभी और इसी वक्त मुझे आकर पिक करो और मुझे अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। वो तनक कर बोली तो एएम ने अपने अंदर से उठते गुस्से को बमुश्किल कंट्रोल किया और फिर कॉल करते ही वो उठकर खड़ा हो गया। आज से कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब के कहने पर वो उस लड़की का बॉडीगार्ड बना था। वो ये सब करना नहीं चाहता था, मगर उसने अपने बाबा के कहने पर ये करने का भी सोचा और अब दिल ही दिल में पछता रहा था, क्योंकि वो उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। कुछ देर के बाद वो कमिश्नर साहब के घर भी मौजूद था। वो निक सिक से तैयार होकर नीचे आई। ब्लैक कलर के स्लीवलेस गाउन में उसके दूधिया सुडौल बाजू झलक रहे थे और वो इस पांव तक आती मैक्सी में गजब ढा रही थी। वो मबहूत सा उसे देखे गया। चलें? अब वो पास आकर बोली तो वो गहरा सांस भरता हुआ उठकर खड़ा हो गया। फिर वो उसको लेकर एक रेस्टोरेंट में आया और उसके साथ अंदर दाखिल हुआ तो सब लड़कियां उसकी तरफ बढ़ीं। अरे, ये कौन है? कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा मुलाजिम है, ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड। और तुम मामूली से ड्राइवर को मेरा बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? वो गुस्से से तिलमिला उठी और फिर तेजी से आगे बढ़ने ही लगी थी कि उसके गाउन में पांव उलझा और इससे पहले कि वो गिरती, एएम उसे जल्दी से थाम गया। हाउ डे यू टच मी? वो उसकी बाहों से निकलते उसे धक्का देते हुए बोली। दिमाग खराब हो गया है आपका? गिरने वाली थी, मैंने सिर्फ आपको गिरने से बचाया है, वो नागवारी से बोला। तुम मुझे थामते, इससे बेहतर मेरा गिरना था। मेरे बदन को हाथ लगाने की किसी को इजाज़त नहीं है। मुझे सिर्फ वही छू सकता है जिसे मैं इजाज़त दूं, वो कहती हुई आगे बढ़ गई। फिर कुछ देर के बाद वो नशे में धुत किसी लड़के की बाहों में खड़ी उसके जब्त को आजमा रही थी और वो मुट्ठियां भींचे खड़ा था। फिर उसी वक्त झूमर गिरने लगा, मगर एएम ने उस झूमर के साथ लगी जंजीर को एकदम से पकड़ लिया और झूमर ऐन उसके सर के पास आकर रुक गया। वो लड़का जल्दी से रूहिमा को छोड़कर पीछे हट गया। रूहिमा ने सर उठाकर उस झूमर को देखा और लड़खड़ाते हुए आहिस्ता से पीछे हुई तो वहां वर्कर्स ने जल्दी से उस झूमर को उतार लिया। रूहिमा, ठीक हैं आप? वो पास जाकर बोला तो वो बंद होती आंखों को बमुश्किल खोलने लगी, मगर उसका दिमाग जैसे सोता चला गया और वो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। वो गहरा सांस भरता उसे बाहों में उठाए बाहा की जानिब बढ़ गया। गाड़ी की सीट पे बैठा वो अपनी साइड पे आया और उसका बेल्ट बांधता वो गाड़ी स्टार्ट करता घर पहुंचा और उसे यूं ही गोद में उठाए अंदर दाखिल हुआ तो कमिश्नर खावर लाउंज में बेचैनी से टहल गए थे। कहाँ चले गए थे इसको लेकर? वो झुंझलाए हुए अंदाज में बोले। किसी पार्टी में जाना था मोहतरमा को, उधर ही लेकर गया था और वहां पर अच्छी खासी चढ़ा ली है इन्होंने, वो तल्ख लहजे में बोला। इसके बाप का 8 बार फोन आ चुका है। वो बार बार कह रहा है मेरी बेटी से बात करवाओ, और मैंने कहा कि वो बाहर गई है और तब से वो पागल हो चुका है। इतनी उसने मुझे बातें सुनाई हैं, इसको लेकर जाने से पहले कम से कम मुझसे तो पूछ लेते, वो तब कर बोले। आपसे पूछने से क्या होता? आप जानते हैं ना कितनी जिद्दी है, अपनी बात को मनवा कर रहती है। रुकना तो उसने फिर भी नहीं था। कोई बात नहीं है, आप उसके वालिद साहब को कहें कि टेंशन मत लें जब तक मैं उसके साथ हूँ, वो बोला। हाँ, तुम्हारे होते हुए तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन हमें पता नहीं था ना कि तुम उसके साथ हो कि नहीं। खैर, ये लड़की बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये ना हो कि किसी दिन अकेले घर से निकल जाए, और ऐसा ये कर चुकी है पहले भी। पता नहीं इसको डर नहीं लगता इन हमलों से। इसकी जगह कोई और लड़की होती ना, अब तक घर में दुबक कर बैठी होती और बाहर जाने का सोचती भी नहीं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। कमिश्नर खावर उकताए हुए लहजे में बोले। फिक्र मत कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगी। आपको तो पता ही है, मैंने इसे सुधारने का बेड़ा उठा लिया है, और बिल्कुल भी आप फिक्र मत कीजिएगा, ये बहुत जल्द सुधर जाएगी, वो बोलता उसे लेकर कमरे में आया और उसे बेड पे लिटाते हुए मुड़ने लगा तो वो उसका हाथ पकड़कर खमार आलोद आंखों से उसकी तरफ देखने लगे। कैसी हैं आप? वो उसके करीब बैठते हुए बोला तो वो उठकर बैठती, उसके गले लगती, उसे साकित कर गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता है, कोई दिल का रिश्ता बहुत करीब? वो उसके गले लगे खोए खोए लहजे में बोलती उसकी धड़कन बढ़ा गई। वो उसे आहिस्ता से अलग करने लगा, मगर वो उसके गिर्द बाहों का घेरा तंग कर गई। वो लब भींच कर रह गया। फिर उसने खड़ी हथेली का वार किया तो वो हल्की सी चीख मारती बेहोश हो गई। एएम ने उसे आहिस्ता से लिटाया और उस पे कंफर्टर उड़ाकर उसके करीब आकर उसके माथे पर लब रख दिए और फिर वापस पलटकर तेजी से वहां से निकलता चला गया।
कुछ देर के बाद जीप एक घर के सामने रुकी और वो दबे पांव अंदर दाखिल हुआ तो सोफे पे बैठे अपने बाबा को देखकर थम गया। वो गहरा सांस भरता हुआ उनके पास आया और सलाम किया। ये घर आने का कोई वक्त है क्या? टाइम देखा है तुमने? वो अपनी ऐनक उतारते संजीदगी से देखते हुए बोले। सॉरी बाबा, आपकी बहू को उसकी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में जाना था और उधर जाकर उसने जो कुछ कर दिया ना, उसके बाद से दिमाग मेरा घूम चुका है। मुझे यकीन ही नहीं आता कि वो एक सैयदजादी है। इस कदर बिगड़ी हुई है मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि मॉडर्न है, बट वो कुछ और बनी है। वो 8 साला रूहिमा बिल्कुल नहीं है जिसको हम 15 साल पहले जानते थे। वो तो सैयद हारून शाह की कॉपी है, वैसी ही मगरूर और बदतमीज़, बदलिहाज। वो तल्ख लहजे में बोलता जा रहा था कि मामून शाह के तंबीही हुनकारे से रुक गया। सच्ची बात ही तो कर रहा हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो अपनी बेटी से किस कदर मोहब्बत करते थे। शुरू ही से वो उसकी ख्वाहिश को पूरा करते थे। जो शख्स किसी के सामने झुक नहीं सकता तो वो अपनी बेटी के लिए झुक जाया करता था। और बरसों पहले जो हम लोगों ने फैसला लिया था उसकी वजह भी यही थी कि वो अपनी बेटी को किसी और के साथ रुखसत होता नहीं देख सकते थे। मगर अफसोस का मकाम तो ये है कि उन्होंने एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर दिया। मामून शाह का लहजा भीगा हुआ था। अच्छा, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, वो कहता हुआ उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, मगर जहन उसका माजी में घूम रहा था। उनके बड़े भाई आगा हारून शाह की शादी अपनी ही ज़ात की लड़की मैमूना से हुई, जिनसे इनकी 4 औलादें थीं, 3 बेटे और 1 बेटी। पहली बेटी थी वो शाह हवेली की, तो जैसे सब खुशियों से झूम उठे थे। और उन्हीं दिनों दूसरे बेटे आगा मामून शाह घर आए तो बुर्क़े में लिपटी एक लड़की उनके साथ थी, फातिमा नाम था। और साथ मामून शाह का इकलौता बेटा आरब शाह था, जो कि 7 साल का था। जामिन शाह ने पहले तो उन्हें कबूल नहीं किया, मगर फिर फातिमा की अच्छाइयों के मुहतरफ होकर उन्हें कबूल कर गए। और आरब शाह हर वक्त नन्ही सी रोमा के साथ रहता था। और वो जब 3 साल की हुई तो मामून और फातिमा के यहाँ भी बेटी हुई। और हवेली के बाशिंदे तो एक और बेटी पाकर खुशी से फूले न समा रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था। आरब की जान बसती थी रोमा और ज़ेनिया में, और रोमा तो हर वक्त उसके पीछे पीछे रहती थी। जब रोमा 6 साल और आरब 13 साल का हुआ तो जामिन शाह ने उनके निकाह का फैसला किया, और हारून शाह बहुत खुश था। यूँ जामिन शाह के कहने पे उन दोनों का निकाह हो गया। 6 साला रोमा को तो इस बात की समझ नहीं थी, मगर आरब 13 साल का था तो उसे कुछ कुछ समझ थी, और इसीलिए अपने निकाह के बाद वो रोमा से झिझकने लगा था। चंद दिन के बाद जामिन शाह का इंतकाल हो गया। उनके निकाह को 1 साल हुआ तो एक दिन हारून शाह शहर से आए और आते ही मामून शाह को बेदर्दी से मारने लगे, और मैमूना ने बामुश्किल काबू किया। क्या हो गया है आपको? अपने भाई को क्यों मार रहे हैं? मैमूना ने तेज लहजे में कहा। ये मेरा भाई तो क्या, मेरा कुछ नहीं लगता। अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर अपने बीवी बच्चों को दफा हो जाओ, वो चीखे। क्या बात कर रहे हैं हारून आप? बाबा इस खानदान को जोड़ना चाहते थे और आप इस खानदान को तोड़ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आरब हमारा दामाद है? मैमूना बोली। कुछ नहीं लगता ये हमारा, ये गंदा खून है। इसके खून में सैयदजादों का खून तो है, मगर इसमें मिलावट है। इस लड़के के अंदर एक तवाइफ का खून है। वो चीखे तो मामून शाह ने कर्ब से आंखें मेच लीं, और मैमूना ने बेयकीनी से फातिमा को देखा। हाय अल्लाह, मैं मर गई, हमारा तो घर नापाक हो गया होगा। मैमूना सर पीट कर बोली। अरे पता नहीं ये लड़का इसका खुद का खून है भी या नहीं, इस औरत ने किसी और का। बस भाई बस, आप मेरी बीवी पर तोहमत लगा रहे हैं। मेरी बीवी को आज तक मेरे अलावा किसी मर्द ने छुआ तक नहीं था। वो बिलाशुबह एक तवाइफ से थी। उसकी माँ तवाइफ थी, मगर उसकी माँ ने कभी भी उसे किसी मर्द के सामने पेश नहीं किया। और मैं इत्तेफाकन उस दिन कोठे पर गया तो मैंने वहाँ एक लड़की को नमाज पढ़ते हुए देखा, तो मैं हैरान रह गया। उसके इल्तजा करने पर उसने निकाह कर लिया, ताकि कोई पाकीज़ा लड़की किसी गैर की निगाहों का मरकज़ ना बने। मैंने तो नेकी की, और हम सैयदजादे हैं, हमें तो ये नेकियां करनी चाहिए ना। हम पे फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई हमसे मदद मांग रहा है तो उसकी मदद करें। मैंने सिर्फ वही किया। हाँ, मेरी गलती ये है कि मैंने आप लोगों से छुपाया और फातिमा को एक सैयदजादी बताया। लेकिन इसमें झूठ क्या है? वो मेरे नाम के साथ मुंसलिक होकर सैयदजादी ही है, बस। मामून शाह चीख उठे। तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हारून शाह ने तनफ्फुर भरे अंदाज में कहा, और फिर उनको हवेली से निकाल दिया। बेसरो सामान मामून शाह उन्हें लेकर शहर आ गए, और उन्होंने बहुत मुसीबतें देखीं, मगर फातिमा मामून का हौसला बनी रही। 10 साल गुजर चुके थे, और अब वो एक छोटी सी दुकान किराए पे लेकर इसमें नाश्ता, लंच और डिनर रखने लगे। वो ढाबा नुमा होटल बन चुका था, जहाँ पे बड़े मुनासिब रेट पे खाना खा सकते थे,
और अगर किसी के पास पैसे भी नहीं होते थे तो मामून शाह उन्हें भूखा नहीं लौटाते थे। इन सब के दौरान आरब कमांडो की तरबियत लेने लगा। फिर वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करके एसीपी बना और उसे सरकारी गाड़ी और घर मिला, जहाँ पे वो अब सब लोग रहते थे। और ये सब फातिमा का हौसला था, जो मुश्किल वक्त में अपने शौहर के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और उन्हें इस मकाम पर पहुंचाया और अपने बेटे को इस काबिल बना दिया कि उसे जाते ही एक आला ओहदा मिल गया। उसके वालिद मामून आज भी फातिमा मामून शाह के दीवाने थे और उसकी बहन ज़ेनिया अब यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। और इसी दौरान जब कमिश्नर अंकल से उसे पता चला कि आगा हारून को अपनी बेटी के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए, तो मामून के कहने पर वो इस बात पर राजी हो गया। वो माजी से हाल में वापस आया और फिर सोने के लिए लेट गया। अगले दिन रोहमा को लेकर वो यूनिवर्सिटी के लिए निकला। फिर वहाँ से वो जब फारिग हुई तो उसे घर पहुँचाने के लिए गाड़ी को मोड़ा तो रोहमा ने उसे शॉपिंग मॉल जाने के लिए कहा। शॉपिंग मॉल क्या करने जाना है आपने? उसने हिचकिचाते हुए सवाल पूछा तो वो उसे इंतहाई तीखी निगाहों से देखने लगी। तुमको इससे मतलब? अपने काम से काम रखे मिस्टर बॉडीगार्ड। तुम्हारा काम सिर्फ मेरी हिफाजत करना है और वो तुम करो। तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। वो तनक कर बोलती बाहर देखने लगी। वो मिरर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जहाँ पर दुनिया जहान की बेजारी थी। न जाने वो ऐसी क्यों बनी थी। हालांकि वो बचपन में बहुत सॉफ्ट नेचर की और प्यारी लड़की थी। कभी किसी के साथ बदतमीजी करते हुए उसने नहीं देखा था। हमेशा नरमी और मोहब्बत से बात करती थी। अब आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे ही देखते रहेंगे क्या? आज से पहले कोई हसीन लड़की देखी नहीं है? वो गुस्से से बोली तो वो सटपटाकर निगाहें फेर गया। फिर वो उसे लेकर शॉपिंग मॉल पहुंचा और वो नाक तक भर चुका था, मगर उसकी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हो रही थी। फिर वो वापसी के लिए निकले तो घर पहुंचते ही वो निकलने से पहले बोली, कल मुझे जल्दी यूनिवर्सिटी जाना है क्योंकि हमारा ट्रिप जा रहा है चित्राल में, और अगले 3 दिन तक तुम मौजे करना। ना तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी और ना मुझे तुम्हारी। वो उसकी बात पे चौंक गई। क्या आपने अपने वालिद साहब से पूछ लिया है? वो बोला, नहीं पूछा, और अगर तुम और कमिश्नर अंकल ने किसी को कुछ बताया तो मैं खुद की जान ले लूंगी। वो जिद्दी लहजे में बोली तो आरिब ने जोर से लब भींच लिए। खुद की जान के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रही हैं? आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? वो इंतहाई गुस्से में बोला, तुम मेरे बारे में इतनी टेंशन क्यों लेते हो? लगते क्या हो मेरे? वो तलमिला उठी तो वो नागवारी से उसे देखने लगा। मैं निकलने से पहले तुम्हें फिर से बता रही हूँ, अगर ये बात मेरे बाबा तक पहुंची तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि बाहर से ज़्यादा मुझे खुद से खुद को ख़तरा है। वो सर्द लहजे में बोलती गाड़ी से निकल गई। वो अपना माथा मसलते हुए गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन वो उसे लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचा और जब ट्रिप के साथ वो भी चलने लगा तो सबने मुखालिफत की और उसे कोई भी साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। नतीजतन उसे किसी और बस में आने का कहा गया और वो सरकारी गाड़ी इतनी दूर लेकर नहीं जा सकता था और उसे वहां अकेले जाने नहीं दे सकता था। फिर वो चुपके से गाड़ी की छत पे लेट गया और पूरा रास्ता वो यूं ही रहा था। गाड़ी रात को एक जगह रोक दी गई थी और सब लोग वहीं पर कैंपिंग करने वाले थे और वो भी उतर कर नीचे आया तो सब चौंक गए। वो उसे खूनाशाम निगाहों से देखती अपने टेंट में चली गई और रात का खाना खाने के बाद वो वहां से निकलती जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुकी थी। और जब वो वापस पलटने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वो बहुत दूर निकल आई है। वो परेशान सी होकर इधर उधर देखने लगी कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। ए मिस्टर गार्ड, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुँच गए? वो झुंझलाकर पीछे मुड़ी तो पीछे 3 आदमी खड़े थे। उसके अंदर खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। उनकी बेबाक निगाहों से वो घबराकर पीछे हुई तो वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो तेजी से एक साइड पे भागने लगी। मिस्टर गार्ड, वो हलक के बल चिल्लाने लगी और फिर वो आदमी उसके सर पे पहुंचते उसे पीछे से पकड़े उसकी जैकेट को खींचकर उतारते, उस जैकेट को ज़मीन पे फेंकते उस पे अल्कोहल छिड़ककर आग लगाई और रोहमा को ज़मीन पे गिराते उसे काबू कर चुके थे। बेबसी के एहसास से वो चीखना चाह रही थी, मगर वो दूसरा आदमी सख्ती से उसका मुंह जकड़े हुए था। वो उनकी गिरफ्त में तड़प रही थी और आंसू टूट टूट कर रुखसार पे बिखर रहे थे। फिर इससे पहले कि तीसरा आदमी उस पर झुकता के पीछे से उसे आरब ने खींचा और फिर वो उन्हें बेदर्दी से मारता उन्हें मरा छोड़कर उसके करीब आया, जिसकी शर्ट जगह जगह से फटी थी। उसने अपनी जैकेट उतारकर उसे ओढ़ाई तो वो उसके सीने पे मुक्के बरसाने लगी। तुमने क्यों अकेला छोड़ा? क्यों? फिर वो उसकी बाहों में झूल गई। वो सर्द आह भरता उसे गोद में उठाए एक दूसरी जानिब जाने लगा, क्योंकि वो अंधेरे में रास्ता भटक चुके थे। और कुछ दूर ही एक कैंप नजर आया जो खाली था और वो शायद उन तीनों आदमियों का था। वो कैंप में आकर उसे बिस्तर पे लिटाते हुए रुखसार को थपथपाकर होश दिलाने लगा, मगर वो हनूज बेहोश लेटी थी। फिर वो उसकी गर्दन में हाथ डालते करीब करके उसके चेहरे को देख ही रहा था कि उसके गले से लॉकेट फिसलकर बाहर आया।
वो चौंक गया। वो उसके बचपन में उसके निकाह का दिया गया तोहफा था, जो कि हार्ट शेप बनी थी मगर हाफ था और उस पे ए लिखा था। वो हल्का सा मुस्कुराकर अपने गले में मौजूद उस हार्ट का दूसरा हिस्सा देखने लगा जिसमें आर लिखा था। वो उस लॉकेट को अपनी शर्ट में छुपाकर उसे लिटाकर उसके चेहरे पे पानी से छींटे मारने लगा और उसने कराहते हुए आंखें खोलीं और उसे अपने इतने करीब देखकर वो हड़बड़ाकर धक्का देती पीछे हुई। दूर रहो मुझसे, वो अपने चेहरा साफ करते हुए बोली तो वो गहरा सांस भरता चुपचाप बिस्तर पे लेट गया। उठो यहाँ से, मैं यहाँ सोऊंगे और तुम बाहर जाकर पहरेदारी करोगे, वो तप कर बोली। आपकी हिफाजत करते हुए मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो गई है, तो मुझे यहाँ पर आराम करने दीजिए प्लीज़, वो बोला और उसने चौंक कर उसे देखा। ये मेरा मसला नहीं है, मैं किसी गैर के साथ अपना बिस्तर शेयर नहीं करती। वो कठोर बनकर बोली तो वो सर्द आह भरता बाहर निकल गया। उसे बाहर काफ़ी सर्दी महसूस हो रही थी और कुछ लड़ते हुए उसे चाकू लगा था जिससे खून अभी भी निकल रहा था, मगर ज़ख्म के इलाज के लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स भी नहीं था। कुछ सर्दी और बहुत ज़्यादा खून बह जाने से उसे नकाहत महसूस हो रही थी और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जो कि फिर सुबह की रोशनी से खुला और उसने हड़बड़ा कर देखा तो रुहमा उसके इस कदर करीब लेटी थी और उसके बाजू पे रुहमा का स्कार्फ बंधा हुआ था। वो उससे दूर हुआ तो वो जल्दी से उठकर उसे देखने लगी। कैसा है बुखार, वो रुखसार पे अपना हाथ रखते हुए बोली तो वो नागवारी से उसका हाथ झटक कर पीछे हुआ। हमें रास्ता ढूंढते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वो सपाट लहजे में बोला और फिर वो लोग बमुश्किल वहां पहुंचे जहां सब लोग थे और सब उन्हें एक साथ आता देखकर एक दूसरे को मानी खेज निगाहों से देख रहे थे। फिर वो लोग कुमराट पहुंचे और वहां एक गेस्ट हाउस में आकर सबने आराम किया। शाम को सब सैर व सयाहत के लिए निकल गए और वो उसके साथ ही था, मगर उसे महसूस हुआ कि वो बहुत चुप चुप सी है। क्या बात है मिस रोहिमा, आप बहुत खोई खोई सी लग रही हैं, वो बोला। बस कल रात जो कुछ भी हुआ वो जहन से नहीं निकल रहा, वो उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोली। फिर वो एकदम से उसके करीब हुई और उसके लबों के करीब लब किए तो वो उसे जोर से पीछे कर गया। क्या बेहूदगी है ये, वो निगाहें चुरा कर बोला। कल रात तुमने मेरी इज्जत बचाई ना, तो बस मेरा दिल तुम्हारा हो गया, उसने कहा तो वो लब भींच कर रह गया। फिर वो अपनी जुमानी बातों और हरकतों से उसे जिज करने लगी। वो अब कमरे में सर पकड़े बैठा उसके रवैये पे गौर कर रहा था। फिर वो झुंझला सा गया। वो बिस्तर में लेटा उसी के मुतालिक सोच रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई और उसने बाथरोब पहन रखा था। वो अपने सिल्की बालों से टावल उतारती उसके करीब आई और उसके चेहरे पे झुकने लगी तो वो उसके बाजुओं से जकड़े उस पे झुककर गुस्से से देखने लगा। तुम इंतहाई बेहुदा लड़की हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि हदूद क्या होती है? एक गैर आदमी के साथ यूं करते एक बार सोच लेती, वो गुस्से से बोला तो वो सपाट चेहरे से उसे देखे गई और फिर उसकी शर्ट के बटन को तोड़ते हुए उस हाफ हार्ट को निकालकर उसे हाथ में पकड़ा और नम आंखों से उसे देखा। वो गहरा सांस भरता पुरसुकून सा हो गया, वरना वो उसके रवैये पे पागल हो जाने के करीब था और वो उसके करीब आने की वजह जान चुका था कि वो जान चुकी है कि वो उसका शौहर आरिब मामून शाह है। आई एम सॉरी, मैंने सब कुछ छुपाया तुमसे, मगर मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लग जाओ। वो सर्द आह भरकर बोलता उस पे झुका और उसके चेहरे के हर नक्श पे अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त की। फिर वो उसे छोड़ता पीछे हुआ तो वो जल्दी से उठकर बैठती उसके गले लगी तड़प तड़प कर रोने लगी। वो बिना कुछ कहे उसे अपने हिसार में लेता बेड क्राउन से टेक लगा गया। वो उसे बाहों में भरे उस पे शिद्दतें बरसा ही रहा था, एकदम उसे छोड़ता पीछे हुआ। क्या हुआ आरिब, वो बेताबी से उसे पीछे से हक करते हुए बोली। रूही, इस वक्त जाओ तुम यहाँ से, मैं जज्बात की रो में बहक कर तुम्हारे साथ इस ताल्लुक को आगे नहीं बढ़ाना चाहता जब तक ताया अब्बू की इजाज़त नहीं होगी। मैं पूरे हक से तुम्हें अपने संग रुखसत करके ले जाना चाहता हूँ, वो उसके रुखसार पे हाथ रखते हुए बोला तो रोहिमा का रंग फीका सा पड़ गया। फिर वो सर झुकाए लब कचलने लगी। उन पे गज़ब ढाने का हक मुझे है, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला तो उसकी बात पे उसके रुखसार पे सुर्खी सी छा गई। वो उसे यूं ही बाहों के घेरे में लेकर उससे गुजरे सालों के बारे में पूछने लगा। बाबा, वो बहुत नफरत करते हैं आप लोगों से, मामा ने कई बार उन्हें मनाने की कोशिश, यहाँ तक कि इस दुनिया से चली गईं। वो बोलते बोलते रो पड़ी। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? ताई अम्मा की वफात हो गई? लेकिन कब? वो बेचैनी से बोला। 5 साल पहले, वो गुलोगीर लहजे में बोली तो वो उसे खींचकर सीने से लगा गया। वो फूट फूट कर रो दी।
अगले दिन सुबह सुबह वो लोग लाहौर के लिए निकल चुके थे और वो वापस आने के अगले दिन बाद उसे मिलवाने के लिए अपने घर लाया। आज उसने लॉन्ग शर्ट वाला सूट पहन रखा था। वो मशरिकी लिबास में बहुत हसीन लग रही थी। फिर वो कितनी देर फातिमा के गले लगी रोती रही और उसके बाद वो मामून शाह से मिली और उनसे लिपटकर कितनी देर बातें करती रही। कुछ देर गुजरी के दरवाजे पे गाड़ियां आकर रुकीं और फिर उसमें से सैयद हारून शाह अपने गार्ड्स के साथ बाहर आए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो सबके चेहरों के रंग बदल गए। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए ये तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई गलत सलूक नहीं करेंगे, वो बोला। चलो रूही, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ गांव जा रही हो, सैयद हारून शाह बोले। हरगिज़ नहीं जाऊंगी डैड, मैं सिर्फ और सिर्फ आरिब की हूँ और उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे आरिब से अलग करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी, वो कहती हुई फ्रूट्स नाइफ को अपनी कलाई पर रख गई। नहीं नहीं रूही, हटाओ इसे, पीछे लग जाएगा, हारून शाह जल्दी से बोले। या तो मुझे आरिब के साथ रुखसत करेंगे या फिर मेरी लाश को लेकर जाएंगे, वो हलक के बल चिल्लाई। रूही, क्या पागलपन है, हम बैठकर बात करते हैं ना। हारून शाह का रंग जर्द पड़ चुका था। ठीक है, जो तुम कहोगे वही करूंगा, प्लीज़ ये चाकू को पीछे हटाओ, लग जाएगा, वो बेबसी से बोले। तो वो चाकू हटाकर जल्दी से आकर उनके सीने से लग गई। फिर हारून शाह ने सते हुए चेहरे से शादी की डेट फिक्स की। वो उसे हवेली से धूमधाम से रुखसत करवाकर घर लाया। आरिब सीधा स्टडी रूम में आया। फाइनली बाबा, हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। मैंने फेक दुश्मन बनकर जो धमकियां हारून शाह को दी और तवक्को के मुताबिक उन्होंने गार्ड की डिमांड की और यूं मैं रूही के पास होकर उसे जीतने लगा। उसका फाइनली रिजल्ट निकल आया और आपकी बहू आ चुकी है। वो हंसते हुए बोल रहा था और बाहर खड़ा एक वजूद उसकी बात पे जैसे सुन सा पड़ गया था। वो कुछ देर मामून शाह के पास बैठा रहा और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो एक्साइटेड सा अंदर दाखिल हो ही रहा था कि सामने का मंजर देखकर ठिठक कर रुक गया। वो मुंह हाथ धोने के बाद बेड पे बैठी पॉपकॉर्न खाते हुए कोई इंग्लिश मूवी देख रही थी। अरे ये सब क्या है भाई, मुझे लगा था कि तुम मेरे इंतज़ार में पलके बिछाकर बैठी होगी और तुमने तो कपड़े भी चेंज कर लिया। यार, मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं था, वो पास आकर बोला। क्यों, तुम्हारी नौकर हूं मैं जो तुम्हारे लिए पलके बिछाकर बैठी होंगी? किसी भी खुशफहमी में मत रहना, क्योंकि तुम जैसे को मैं जूती की नोक पे रखती हूँ, वो इंतहाई बदतमीजी से बोली। लगता है तुम्हारे दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए। क्या हो गया तुम्हें? अच्छी खासी थी और अब फिर से तुम इसी तरह बदतमीजी कर रही हो। कोई दौरा पड़ता है तुम्हें? वो उसकी बदतमीजी पर नागवारी भरे लहजे में बोला। मैं बदतमीज, बदलिहाज और बदकिरदार तीनों ही हूँ और इनमें से कुछ भी नहीं बदला। मैंने तो बस तुम्हारे सामने नाटक किया और तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई तुम्हारा बैंड बजाने। तुम्हें जो ये लग रहा है ना कि मैंने अपने डैड के खिलाफ जाकर तुमसे शादी के लिए हाँ बोली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैंने अपने डैड और तुम में से तुम्हें चुना, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल बात यह है कि मुझे लगता था कि तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। मुझे छोड़कर गए थे ना तुम बरसों पहले, तो बस उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब खेल खिलाए, वो तड़क कर बोली। मैं नहीं छोड़कर गया था, तुम्हारे वालिद साहब ने हमें हवेली से निकाल दिया था, वो नागवारी से सर झटक कर बोला। तुम जो मर्जी बहाने बना लो, मगर मुझे तुमसे और तुम्हारी पूरी फैमिली से शदीद तरीन नफरत है, छोटे लोग, वो नफरत भरे लहजे में बोली तो उसने बेयकीनी भरे अंदाज में उसे देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह बात कर रही हो। मैं कज़न हूँ तुम्हारा और मेरा खून एक ही है, एक ही दादा है हमारे, वो तल्ख लहजे में बोला। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी माँ तो तवाइफ रही है ना, रुहैमा बहुत कड़वे लहजे में बोली तो उसके जहर में बुझे अल्फाज उसका दिल घायल कर गए। वो मुठियाँ भींचता हुआ उसके करीब पहुंचा और उसके जबड़ों को भींचते हुए उसे दीवार के साथ लगाया। तुमसे मोहब्बत ना करता होता ना तो तुम्हें जान से मार देता, वो सुर्ख अंगारा आंखों से बोला। तुमसे नफरत ना करती होती ना तो अपने हाथों से अपनी जान ले लेती, वो अपने आप को छुड़वाते हुए बोली। तो वो जोर से दीवार पे मुक्का मारता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। फिर कुछ देर उसने शावर लेकर अपने खौलते दिमाग को ठंडा किया और बाहर निकला तो वो इत्मीनान से बेड के बीचों बीच लेटी थी। अपनी साइड पे होकर लेटो, मुझे भी सोना है, वो उसके पास आते हुए बोला। ये बेड आज से मेरा है, तुम अपने लिए कहीं और जगह तलाश करो, वो सपाट लहजे में बोली। तुम मुझसे तमीज़ से बात किया करो, कब से देख रहा हूँ तुम्हारी बदतमीज़ी को, बार बार तू तरह करके मुखातिब कर रही हो, वो तिलमिला कर बोला। मैं बंदे की शक्ल के मुताबिक बात करती हूँ और मुझे लगता तुम इज्जत के काबिल नहीं हो, तो बस इसीलिए इसी तरह मुखातिब कर रही हूँ, वो दिल जलाने वाले अंदाज में बोली तो वो गुस्से से उसे देखता तकिया सीधा करता लेट गया।
ये क्या बदतमीजी है, उठो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बेड पे नहीं सो सकती, वो तपकर बोली। तो आरिफ सीधा होता उसकी कमर में हाथ डालते उसे खुद पे गिराता खूनख्वार निगाहों से देखने लगा। छोड़ो मुझे, यू इडियट, मंकी, डोंकी, वो उसके सीने पे मुक्के बरसाते चिल्लाई। तो उसकी गालियां सुनकर उसका मीटर मजीद घूम चुका था। वो उसके दोनों बाजुओं को जकड़कर अपने पहलू में गिराते हुए उस पर झुका और उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। वो खुद को छुड़वाने के लिए उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। वो उसे छोड़ता हुआ पीछे हटा और लेटकर उसे सर घुमाकर देखने लगा, जो कि गहरे गहरे सांस भरते हुए अपनी सांस को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। आइंदा से मेरे सामने जुबान दराजी की ना, इससे ज्यादा बुरा हशर करूंगा, वो कहने के बल थोड़ा सा उठकर अपना सर ऊंचा करते हुए बोला। तो वो गुस्से से उसे कुशन के साथ मारने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह करके रोक लोगे? मैं ऐसे ही रहूंगी, वो गुस्से से चिल्लाई। फिक्र मत करो, तुम जैसी बेलगाम घोड़ी को लगाम डालनी अच्छे से आती है मुझे। मैं तो सिर्फ तुम्हारा लिहाज इसीलिए कर रहा हूँ कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ना करता होता ना तो तुम्हें बताता कि नफरत क्या चीज़ होती है, वो उसके हाथ से कुशन दबोचकर बोला। वो उसे गुस्से से घूरती दूसरी तरफ चेहरा करके लेट गई। अगले दिन सुबह सुबह वो फजर के लिए उठा। नमाज अदा करने के बाद वो जिम करके कमरे में वापस आया तो वो हनूज बेसुध लेटी थी। वो धीरे से चलता हुआ पास आया और उसके पास जमीन पर पंजों के बल बैठते हुए उसे देखने लगा, जो कि सोते हुए किसी मासूम बच्चे के जैसे लग रही थी। कौन कह सकता है कि जब जागती है तो किसी जंगली बिल्ली की तरह बन जाती है। वो आहिस्ता से उसके माथे पे लब रखता पलटा और अपना बाथरोब निकालता वो शर्ट उतारता वापस पलटा तो वो सोकर उठ चुकी थी और कभी उसे देख रही थी और कभी वॉशरूम की जानिब। इससे पहले कि वो कुछ समझता, वो तेजी से बेड से उतरी और वॉशरूम की जानिब भागी और जल्दी से अंदर दाखिल होते उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। व्हाट द हेल, तुम पागल हो क्या रूही? प्लीज़ बाहर निकलो, मुझे फ्रेश होना है, मैं पसीने से शराबोर हूँ, वो झुंझलाकर बोला। ये मेरा मसला नहीं है, अब इंतजार कीजिए, पूरा 1 घंटा, मैं इत्मीनान से निकलूंगी, वो बोली। 1 घंटा? तुमने 1 घंटा क्या करना है वॉशरूम में? वो तप कर बोला। मैंने अपने रात वाले ड्रामे की किस्त नहीं देखी थी, वो देखनी है। दूसरी तरफ से इत्मीनान भरा जवाब आया। तुम पागल हो रूही, वॉशरूम के अंदर ड्रामा कौन देखता है? यार तुम प्लीज जल्दी से नहाकर बाहर आओ और बाहर आकर इत्मीनान से चाहे 4 घंटे देखती रहना, वो झुंझलाकर बोला। सॉरी, मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगी, मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं इसी तरह देखती हूँ तो ऐसे ही देखूंगी, क्योंकि बाहर आने के बाद मैं टीवी पर अपना मॉर्निंग शो देखूंगी, वो चिल्लाकर बोली। तो वो झुंझलाकर सोफे पे बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला तो वो टावल लपेटे बाहर आई। उसको यूं देखकर वो तो जैसे सांस लेना ही भूल चुका था। वो टावल बांधे हुए थी। टावल काफ़ी बड़ा था, मगर उसके घुटनों से नीचे टांगें झलक रही थीं। वो अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभालते हुए निगाहों का रुख फेर गया और बाथरोब उठाए अनजान बनकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो जितना अनजान बना था, मगर अंदर उतनी ही उसे छूने की तलब थी। वो शावर लेते हुए खुद को पुरसुकून करने लगा। उसके वॉशरूम में जाने के बाद उसने अपने आप को सामने लगे मिरर में देखा। क्या मुझे देखकर उसके जज्बात नहीं जागे? उसने मुझे छुआ तक नहीं, वो दिल ही दिल में बोली और फिर सर झटक कर कपड़े चेंज करने लगी। वो कपड़े चेंज करने के बाद बैठी मॉर्निंग शो देख रही थी कि तभी ज़ेनिया अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग भाभी, वो बोली तो रूमा ने उसे बगौर देखा। उसने सलीके से सर पे दुपट्टा ले रखा था और हमेशा की तरह एक धीमी सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसी वक्त ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकला और उसने यूनिफॉर्म पहन रखा था। गुड मॉर्निंग भैया, वो चहक कर बोली। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोलता अपना होल्स्टर में पिस्टल रखने लगा। भैया भाभी, अब आप लोग नीचे आ जाइए और आकर बता दीजिए कि आप लोगों ने वलीमा किस दिन का रखना है, क्योंकि शादी बहुत सिंपल हुई थी और मैं चाहती हूँ कि वलीमा थोड़ा सा तो मॉडर्न तरीके से हो। और देखिए ना मेहंदी हुई, ना बारात में कुछ हल्ला गुल्ला हुआ। मुझे कितना शौक है इन सब फंक्शंस का, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ज़ेनिया अपने मखसूस मुस्कुराते हुए अंदाज में बोले जा रही थी और वो धीमी सी मुस्कुराहट से अपनी बहन को सुन रहा था। रूमा को ये मुस्कुराहट अंदर तक जला गई। तुम्हें इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि जब किसी के कमरे में दाखिल होते हैं तो इजाज़त लेते हैं। अब ये सिर्फ तुम्हारे भाई का कमरा नहीं है, मेरा भी कमरा है। वो इस कदर तख़ीर आमीज़ लहजे में बोली कि ज़ेनिया का रंग फीका सा पड़ गया और वो मुट्ठियाँ भींचकर उसे खून आशाम निगाहों से देख रहा था। सो सॉरी, मैंने कभी इजाज़त नहीं ली ना, तो ध्यान नहीं रहा। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। ज़ेनिया का लहजा भीगा हुआ था।
कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे तुम्हें इससे माफ़ी मांगने की, और तुम जैसे भी चाहो वैसे इस कमरे में आ सकती हो। तुम्हें पूरा हक है, ये कमरा तुम्हारे भाई का है। वो उसे गुस्से से देखते हुए ज़ेनिया से मुखातिब हुआ। लो, पहले दिन ही भाई भाभी के दरमियान फूट डलवा दी ननद साहिबा ने। वो कड़वे लहजे में बोली, नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं वैसे ही कमरे में आ गई। मेरी गलती थी भैया, मुझे सोचना चाहिए था कि अब आप दोनों की शादी हुई है और मुझे इस तरह किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए। और भाभी बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो जल्दी से बोली, ओह प्लीज़, मेरे सामने ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से दफ़ा होने का क्या लोगी? वो इस बार चिंगाड़ कर बोली थी और दरवाजे पर खड़ी फातिमा जैसे सुन पड़ गई। शट अप यू इडियट गर्ल, आरिब ने गुस्से से धाड़ कर कहा तो एक पल के लिए रोमा का दिल कांप सा गया और ज़ेनिया तो खुद कांप रही थी। ज़ेनिया बेटा चलो, फातिमा ने अंदर आते हुए कहा और फिर ज़ेनिया का हाथ थामे वहां से निकलती चली गई। तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? अब तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। अगर इसके बाद मजीद तुमने कुछ करने की कोशिश की ना तो क्या करेंगे? तलाक दे देंगे मुझे? दे दीजिए, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तुम और तुम्हारी ये 2 टके की फैमिली कोई मैटर नहीं करती। वो उसकी बात काटते गुस्से से बोली, ज़बान तो तुम्हारी 2 टके की है जो कि अपने काबू में नहीं रहती। अपनी ज़बान को काबू करना सीख लो, वरना इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाओगी। जिस दिन मैं अपनी आई पे आ गया ना तो तुम्हारी इज्जत नफ्स तक को कुचल कर रख दूंगा, और फिर ये तुम्हारा जो तनतना गुरूर है ना, सबका सब खाक में मिल जाएगा। वो उसके जबड़े भींच कर बोला और फिर उसे छोड़ता बाहर निकल गया। उसके जाते ही वो धप से सोफे पे बैठ गई और उसकी खूबसूरत आंखों में नमी झलक रही थी। फिर वो अपने हाथ की पुश्त से अपने आंसू साफ करती उठकर अपने बाल संवारने लगी। कुछ देर के बाद वो नक्सिक से तैयार होकर नीचे आई तो सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे किसी बात पे हंस रहे थे और उसे देखते ही सब लोग संजीदा हो गए। क्या हुआ, मेरा आना अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? कहते हैं तो चली जाती हूँ, वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, आओ बैठो नाश्ता करो, मामून शाह ने कहा। मुझे लगता है कि आपकी बाकी फैमिली मेंबर्स को मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं बाहर से ही नाश्ता कर लूंगी। ओके बाय, वो कहती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई। क्या बदतमीजी है ये, चलो उठो जाओ उसके साथ, मामून शाह ने उसे घूरते हुए कहा। इसकी जान को किसी से खतरा नहीं है बाबा, तो मुझे इसका बॉडीगार्ड बनने की ज़रूरत नहीं है, वो नागवारी भरे लहजे में बोला। मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी सी मुंह फट है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उसको इस तरह ही इग्नोर करोगे। प्यार से उसे मनाओ, उसे समझाओ, वो संभल जाएगी, मामून शाह ने उसकी साइड लेते हुए कहा। तो वो गहरा सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो बाहर आया तो वो गेट से बाहर जा चुकी थी। वो झुंझलाकर अपनी जीप निकालते हुए उसके पीछे आया। बैठो जल्दी से, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, वो उसके पास जाकर जीप खड़ी करते हुए बोला। मुझे नहीं जाना, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं, वो तुनक कर बोली। अब तुम मेरे सब्र को आजमा रही हो, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम चुपचाप जीप में आकर बैठ जाओ, वरना उठाकर बिठाऊंगा, वो नागवारी भरे लहजे में बोला। तो वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ रही थी कि सामने से आती बाइक से टकराते टकराते बची, मगर इस सब के दौरान वो जमीन पे गिरी और इस कदर जोर से उसकी कोहनियां जमीन से रगड़ी कि वो दर्द से बिलबिला उठी। वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा और जल्दी से उसके पास बैठते उसकी कोहनियां देखी, जहां से खून रिस रहा था, और वो दर्द से जोर से आंखें मीचे हुए थी। उठो, मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास, हमें अभी और इसी वक्त इंजेक्शन लगवाना होगा, ये चोट ठीक नहीं होती, ऐसे खतरनाक बन जाती है, वो उठते हुए बोला। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं कोई भी इंजेक्शन चाहिए, वो हड़बड़ाकर बोली। सीरियसली, तुम आज भी इंजेक्शन से डरती हो? वैसे तुमसे तो कम ही खतरनाक हो गए इंजेक्शन, वो हंसते हुए बोला तो उसने खश्मगीन निगाहों से उसे देखा और फिर गुस्से से उठ खड़ी हुई। आप मेरे मामलात से दूर रहा करें, और मैं डरूं या मरूं आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो कहती हुई आगे बढ़ने लगी तो वो जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चुपचाप जीप में बैठ जाओ, वरना मुझे दूसरी तरीके भी आते हैं, वो संजीदगी भरे लहजे में बोला। क्या करेंगे आप, बताइए ना, क्या करेंगे? उठाकर लेकर जाएंगे? मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी और कहूंगी कि ये पुलिस वाला मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है, वो तब कर बोली। तुम इस काबिल रहोगी तो ही चीखो चिल्लाओगी ना, वो कहते हुए जल्दी से जीप की तरफ मुड़ा और वापस पलटा तो उसके हाथ में एक टेप थी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, वो टेप उसके मुंह पर चिपकाते हुए हथकड़ी से उसके हाथ पीछे को बांधता, उसे कंधे पे डाले जीप पे बैठाता, सीट बेल्ट लगाने लगा। फिर वो उसे लेकर एक हॉस्पिटल पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसने हाथ खोले तो नर्स उसकी ड्रेसिंग करने लगी और वो खिलाफे तवक्को चुप थी। फिर जैसे ही उसकी बैंडेज हुई तो नर्स इंजेक्शन भरने लगी।
मुझे घर जाना है। वो उठकर खड़ी होने लगी मगर वो उसे जकड़े बैठ गया। नर्स ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया तो वो गला फाड़ कर रोने लगी और वो दबी दबी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था, जो कि सूं सूं करते उसके यूनिफॉर्म से नाक रगड़ते मासूम सी गुड़िया लग रही थी। सो क्यूट, बहुत स्वीट है आपकी बीवी, नर्स ने मुस्कुराकर कहा। बेचारी को हकीकत नहीं मालूम कि तुम स्वीट नहीं बल्कि पॉइजन हो। वो उसके कान के पास बड़बड़ाया तो वो खूंख्वार निगाहों से देखने लगी। वो उसके देखने पे मुस्कुराता हुआ चेहरे का रुख फेर गया। अब बताओ मुझे, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है या घर वापस जाना है? वो जीप में बैठते हुए बोला। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे चोट लगने में तुम्हारी साजिश जरूर होगी। तुमने ही उस बाइक वाले को हायर किया होगा ना, ताकि मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और मैं यूनिवर्सिटी ना पहुंच सकूं। वो बैठते हुए नागवारी भरे लहजे में बोली। तो उसने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारे दिमाग के स्क्रू सारे के सारे ढीले हैं क्या? मतलब जो भी करूंगा वो मैं करूंगा? और वैसे मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो मुंह बनाकर बोला। अच्छा, और इससे पहले मुझ पर जो हमले करवाए वो किस लिए किए थे? वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। तो उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। व्हाट? क्या बोल रही हो? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो निगाहें चुराकर बोला। स्टडी रूम में चाचू से बात करने के लिए आई थी, मगर वहां जाकर तो मुझ पे कुछ और ही हकीकतें खुली जो कि शायद जिंदगी भर बताते ही ना। क्या क्या नहीं किया आपने? उसके बाद मुझ पे जगह जगह हमले करवाए और फिर ऐन वक्त पर बचाने भी आ जाते थे। उसके लहजे में आंसुओं की आमेजिश थी। ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ तुम पर वो हमला करवाया जो कि आज से 5 महीने पहले हुआ था, और बहुत एहतियात से करवाया था। सिर्फ तुम्हारी गाड़ी पर गोलियां चलवाईं और मैं जानता था तुम गाड़ी में नहीं हो, और बस सिर्फ धमकी आमीज वो मैसेजेस भेजे ताकि तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड का अरेंज करें और मेरा नाम लिया जाए। बाकी इसके अलावा मैंने कोई हमले नहीं करवाए। तुम्हारे पीछे कोई इंसान पड़ा है और मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें वो क्यों मारना चाहता था। मैंने उस आदमी को पकड़ा भी था और उसने मुझे ये बताया कि सिर्फ उसको फ़ोन आया है, वो भी प्राइवेट नंबर से। मैं इस बारे में खोज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम पर हमला करने की कोशिश कौन कर रहा था। मैंने इसके अलावा कभी तुम पर हमला नहीं करवाया। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता रूही, वो उसका हाथ थामते हुए बोला। आपको क्या लगता है मैं आपके झूठ पे यकीन कर लूंगी? हरगिज नहीं करूंगी। और हाँ, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए मुझे कायल करने की, मगर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार देगा। और मैं कभी किसी से धोखा नहीं खाती, लेकिन जो मुझे धोखा देता है ना, मैं उसको बर्बाद जरूर करती हूँ। और मैं आपकी पूरी फैमिली को सबक सिखाकर जाऊंगी। वो इस बार तुमसे फिर आप पे आ गई। शायद वो कुछ नर्म पड़ रही थी मगर जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसके अंदाज पे तो वो बेबसी से लब कुचल कर रह गया। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया? तुम इसके बदले मुझसे जो भी चाहो मैं वो करने को तैयार होऊंगा, मगर प्लीज मम्मा और जेनिया के साथ बदतमीजी मत करना। तुम्हें जो भी कहना है ना, मुझसे कहो। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। इन दोनों को इस मामले के बारे में कुछ नहीं मालूम। प्लीज उनके साथ बदतमीजी मत करना। आज तुमने जेनिया के साथ छेड़छाड़ की है ना, पता है इसका कितना दिल दुखा? इतनी उदास लग रही थी वो। बाकी तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, वो इल्तिजाइया लहजे में बोला। अगर सजा ही लेने का शौक है तो सुनिए, मुझे तलाक चाहिए। दे सकते हो? वो इसे चुभते हुए अंदाज में देखते हुए बोली। क्या बोल रही हो? इस तरह थोड़ी करते हैं। और ये सजा सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी होगी। मुझे सिर्फ मेरी सजा दो, जो मैंने किया है। खुद को सजा मत दो। तुम नहीं जानती कि एक तलाक याफ्ता लड़की की क्या जिंदगी होती है, वो संजीदगी भरे लहजे में बोला। मेरी जिंदगी कैसी भी हो आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मगर आपका साथ मेरे लिए बहुत घुटन वाला है। नफरत महसूस होती है मुझे आपसे कि मैंने कभी आपसे मोहब्बत की थी, और जो आपने मुझे धोखा दिया उसकी ऐसी सजा दूंगी ना कि याद रखेंगे। आपको सजा देने का कोई फायदा नहीं है। आपको अगर सजा देनी है ना तो आपकी फैमिली को सजा देनी पड़ेगी, वो गुस्से से बोली। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी फैमिली को बीच में घसीट रही हो। मेरा और ये तुम्हारा मामला है, प्लीज़ इसमें हमारी फैमिली नहीं आनी चाहिए, वो बेबसी भरे लहजे में बोला। मेरे साथ ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूँगी, और प्लीज़ आप मुझसे बात मत कीजिए और मुझे जल्दी से यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दीजिए, वो बेरुखी भरे लहजे में बोली। तो वो सर्द आह भरता जीप की स्पीड बढ़ा गया। यूनिवर्सिटी के सामने पहुंचते ही वो जीप से उतरने लगी तो उसने रुमेहा को रोका। ये कुछ पैसे रख लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया था, कुछ खा लेना। वो अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। जरूरत नहीं है, मुझे अपने पास रखें, ये मेरे पास मौजूद है, और अगर जरूरत पड़ी ना तो अपने डैड को फोन करूंगी, वो बहुत सारे पैसे भेज देंगे, वो सपाट लहजे में बोलती जीप से उतर गई। कब तक लेने आऊं ये तो बता दो, उसने फिर से पुकारा। तो वो मुड़कर उसके पास आई। मसला क्या है आपके साथ? बात करने का बहाना क्यों ढूंढते हैं मुझसे? वो उसे घूरते हुए बोली। चलो मैं तो तुमसे बात करने का बहाना ढूंढता हूँ, तुम सिर्फ मेरी बात का तो जवाब दे दो।
मगर तुम हमेशा लड़ाई का बहाना ढूंढ लेती हो मेरी सादा सी बात में भी। वो उसके सभी चेहरे को दिल में उतारते हुए बोला। तो आप ऐसा कीजिए, मुझसे बात ही मत किया करें। वो मुंह बनाकर बोलती वहां से अंदर की जानिब बढ़ गई तो वो सर्द आह भरकर गाड़ी स्टार्ट करता डिपार्टमेंट के लिए निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। फातिमा लाउंज में बैठी तस्बीह कर रही थी। वो सलाम करता हुआ उनके पास बैठ गया। क्या बात है, आप अकेले ही बैठी हैं? ज़ैनी कहाँ है? वो बोला। उसने कोई असाइनमेंट के लिए कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी, ज़रा लाइब्रेरी तक गई है। फातिमा ने कहा। अकेली कैसे चली गई? वो तो कभी घर से अकेले नहीं जाती ना? वो बोला। हाँ, वो अकेली कहाँ गई है, तुम्हारी बीवी साथ है। पता नहीं क्या सूझा, आकर अब मेरे साथ भी बैठी थी। लंच भी किया और फिर उसके बाद ज़ैनी के साथ बैठी रही काफ़ी देर। और फिर ज़ैनी ने ऐसे ही बातों बातों में कहा कि उसे लाइब्रेरी तक जाना है। जब भैया आएंगे तो रूहमा कहने लगी, चलो मैं ले चलती हूँ, तो उसने गाड़ी करवाई और चली गई हैं। फातिमा ने कहा। तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वो कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में चला गया। वो फ्रेश होकर निकला तो रूहमा सोफे पे बैठी पॉपकॉर्न खा रही थी। हाय, गुड इवनिंग माय लव, वो पास आकर बोला तो उसने उसे गुस्से से देखा। अब ना मुझे इस तरह मुखातिब मत कीजिएगा, कुछ नहीं लगती मैं आपकी। वो तब कर बोलती उठकर खड़े होते उसके पार से गुजरने लगी तो वो उसके बाजू से जकड़ते हुए बाहों में भर गया। अच्छा, कुछ नहीं लगती तो फिर गुस्सा क्यों करती हो? मैं कुछ भी बोलूं इग्नोर किया करो ना। और वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने ज़ैनिया के लिए किया, थैंक यू सो मच। वो उसकी कान की लो को लबों में दबाते हुए बोला। मैंने जो भी किया ना सिर्फ अपने लिए किया। जब मुझे कोई चीज़ का फ़ायदा होता है ना तो मैं उसके साथ इसी तरह का रवैया रखती हूँ। समझ लीजिए मैं अभी आपकी तरह मुनाफिक हूँ। वो बोली तो आरब उसे संजीदगी से देखने लगा। ये फ़ायदा उठाते उठाते कहीं मेरी बहन की ज़िंदगी में मुसीबत में मत डाल देना, वरना मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। इस बार वो खुश्क लहजे में बोला और उसे छोड़ता बाहर निकल गया। अगले कई दिन तक पुरसुकून माहौल ही रहा था। वो सबके साथ ठीक रवैया रखे हुए थी और वो नहीं जानता था कि वो वाकई में सबके साथ ठीक है या फिर सिर्फ एक नाटक कर रही है, मगर उसके लिए इतना काफ़ी था कि वो फिलहाल सबके साथ अपना रवैया दुरुस्त रखे हुए थी। रूमा अपने कमरे में बैठी थी कि जब ही दरवाज़ा नॉक करके ज़ेनिया अंदर दाखिल हुई। भाभी, अगर आप बिजी नहीं हैं तो आपके पास बैठ जाऊं कुछ देर? उसने अपने अज़ली मासूमियत भरे लहजे में पूछा तो वो इनकार नहीं कर पाई। जाने क्यों किसी के साथ अपना रवैया गलत नहीं रख पा रही थी, लेकिन उसे आरब पर अभी भी बहुत गुस्सा था। फिर दोनों बैठे बातें कर रही थी कि अचानक से ज़ैनिया ने कहा, मुझे क्लब जाने का और वहाँ का माहौल देखने का बहुत शौक है। एक जैद क्लब है, वहाँ पे हाई टी है। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे भी 2 पासिंग कार्ड्स दिए थे, अगर तुम चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं। रूमा ने कहा। नहीं भाभी, मैं नहीं जा सकती। वो दरअसल ना भैया और मामा को अच्छा नहीं लगेगा और मामा को तो बहुत बुरी लगती है ऐसी जगहें। वो अफसुर्दा लहजे में बोली। अरे तो हम बताकर थोड़ी जाएंगे, कुछ देर की बात है, हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और आ जाएंगे। हम शॉपिंग का कह के जाते हैं। रूमा ने कहा। नहीं भाभी, मैं झूठ नहीं बोल सकती, वो आहिस्ता से बोली। इसमें कोई झूठ नहीं होगा, हम पहले शॉपिंग मॉल ही जाएंगे। मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह भी अपनी करनी है और इसके अलावा जो वहाँ ड्रेस पहनकर जाएंगे वो भी तो लेना है ना। तो बस वो लेकर तैयार होकर फ़ौरन हम क्लब पहुँचेंगे और उसके बाद 1-2 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। वो बोली तो ज़ेनिया ने कुछ हिचकिचाने के बाद उसके साथ जाने की हामी भर ली। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कोई लड़का पसंद है, कोई क्लासमेट? रूमा ने पूछा। नहीं भाभी, वो एक्चुअली मेरा निकाह हो चुका है, वो आहिस्ता से बोली। क्या वाकई? मगर किससे? रूमा ने पूछा। कमिश्नर अंकल के बेटे जैन से, वो अफसुर्दा लहजे में बोली। अरे इतनी खुशी की खबर तो मुझे इतने बुरे मुंह से दे रही हो, रूमा ने कहा। पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लगता है रूही भाभी, वो जब से हमारा निकाह हुआ है उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और यहाँ तक कि कभी बात करने की भी ख्वाहिश नहीं की। पूरा 1 साल होने वाला है मगर कभी भी उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें पसंद ही नहीं हूँ। ज़ेनिया ने मुंह लटका कर कहा। ओहो सॉरी, चलो छोड़ो, इस पे फिर बात करेंगे, अभी चलते हैं, रूमा ने कहा और फातिमा को वो शॉपिंग का कहकर निकल गईं। वहाँ से ड्रेस लेकर उसी जगह पे मौजूद पार्लर से तैयार हुईं और दोनों ने ब्लैक कलर की मैक्सी पहन रखी थी और रूमा ने फोर्स करके उसे भी मैक्सी पहना दी, मगर फुल स्लीव्स वाली, और उसने सर पे तर्किश हिजाब भी ले रखा था, मगर वो फिर भी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो दोनों क्लब पहुंची और रूमा उसे बिठाकर अपने फ्रेंड्स के पास चली गई और वो इर्द गिर्द देख रही थी और उसे सब बहुत फेक सा लग रहा था। फिर वो चाय और सैंडविच खाने लगी। पीते पीते चाय उस पे गिर गई तो वो वेटर से पूछकर वॉशरूम एरिया में आई
और उसे अचानक से महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है, मगर वहम समझकर वो आगे बढ़ गई। वो जैसे ही वॉशरूम से निकली तो वहां 2 लड़के खड़े उसे गलीज निगाहों से देख रहे थे और वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। एक लड़के ने उसे बाजू से खींचा और दूसरे ने जल्दी से उसके मुंह पे टेप चिपकाई और दरवाज़ा खोलते एक कमरे में ले आए और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। वो चीख भी नहीं सकती थी। बेबसी के एहसास से उसने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा था तो अचानक दरवाज़ा धाड़ से खुला और वो अंदर दाखिल होते जैन को देखकर साकित रह गई, मगर उसका हुलिया देखकर उसे खौफ भी महसूस हुआ था। बॉस, आप यहाँ देखिए ना, क्या कमाल की चीज़ मिली है। उनमें से एक लड़का बोला, जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे इस लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारना है। वो सख्त लहजे में बोला, जी बॉस, लेकिन उसके बाद हमें भी मौका मिलेगा ना? उस लड़के ने गलीज निगाहों से देखते हुए कहा, नहीं, ये मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पे रहेगी, तुम लोग जाओ। वो बोला तो उन लड़कों के चेहरे उतर गए। वो चुपचाप बाहर निकले तो जैन ने दरवाज़ा बंद किया और उसके करीब आने लगा, मगर उसकी आंखों से जैसे लहू टपक रहा था। वो खौफ से जर्द पड़ गई। वो उसके करीब आता उस पे झुका और उसके लबों से बेदर्दी से टेप उतारी तो वो हिचकियों से रोने लगी। वो सर्द निगाहों से देखते पीछे हटा और गुस्से से इधर उधर टहलते अपना गुस्सा ठंडा करने लगा। जिन्होंने तुम्हें छुआ है ना, उनका तो जो हशर करूं वो तो बात की बात है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं ये देखो। वो गुस्से से बोलता उसे बाजू से खींचकर अपनी मजबूत बाहों में भर गया। फिर वो उसके लबों को नरमी से अपनी दस्तरस में ले गया। वो उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए तड़प रही थी। फिर जैसे ही उसने उसे छोड़ा तो वो हिचकियों से रोती जमीन पे बैठ गई। मेरे अंदर कितनी आग लगी है तुम्हें यहाँ देखकर इसका अंदाजा भी नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ ना पहुँचता तो क्या होता तुम्हारे साथ? वो उसके करीब बैठते भारी लहजे में बोला तो उसने शिकवाकुना निगाहों से उसे देखा। वो उस शख्स के लिए दिल ही दिल में तड़पी थी, मगर आज वो मिला तो एक गुंडा माफिया बनकर, और उसका ये रूप देखकर उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। ज़ैनी, ज़ैनी किधर हो तुम? बाहर से रूमा की आवाज़ आई तो ज़ेनिया तेज़ी से रुककर दरवाजे की तरफ भागी। जब दरवाज़ा खोला तो जैन ने पिस्टल का रुख उनकी तरफ किया। चुपचाप मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो, वो पास आकर गुर्रा कर बोला और फिर उन्हें लेकर बाहर आया। गाड़ी में बैठते ही रेस्ट वॉच पे कुछ करने लगा और दूसरी तरफ से आरिब की आवाज़ सुनाई दी। आरिब, जैन बात कर रहा हूँ, लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ मिलो मुझे, वो बोला और फिर अंधाधुन गाड़ी उड़ाता एक जगह पे जाके रुक गया। निकलो गाड़ी से, वो झुककर बोला। वो दोनों बाहर निकली तो आरब का रंग मुतगय्यर हो गया। किस किस्म के एसीपी हो तुम? इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे घर की खवातीन इस वक्त कहाँ और किस हाल में मौजूद हैं? जैन सर्द लहजे में बोला। खबरदार, मेरे भैया को कुछ बोला तो। वो जल्दी से आरब का बाजू थामकर भीगी बिल्ली से शेर बन चुकी थी। चुप रहो, आरब ने कहा। भैया, आप इनके बारे में जानते नहीं कि ये अच्छे इंसान नहीं है। आपको पता है ये माफिया से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी भी की है, वो रूहानसी होकर बोली। जाकर गाड़ी में बैठो तुम दोनों, वो सर्द लहजे में बोला तो वो दिल महसूस कर उसकी जीप की जानिब बढ़ गई। कुछ देर वो उनसे बात करता रहा और फिर हाथ मिलाकर वापस आया तो रूमा ने उसे नागवारी से देखा। मैंने तो सुना है कि तुम बहुत बहादुर ऑफिसर हो, मगर एक गुंडे के सामने आज झुक गए, वो तड़क कर बोली तो वो खिलाफे तवक्को चुप रहा। फिर गाड़ी को अंधाधुंध दौड़ाता वो घर आया और रूमा को बाजू से खींचकर अंदर लाकर जोर से सोफे पे पटखा तो वो सामने सोफे पे बैठे हारून शाह को देखकर चौंक गई। ये क्या बदतमीजी है? ये कैसा सुलूक कर रहा है मेरी बेटी के साथ? आपकी बेटी के साथ वही सुलूक कर रहा हूँ जो वो डिजर्व करती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई क्लब में मेरी बहन को लेकर जाने की? अरे तो अपनी बहन को लगाम डालो, मेरी बेटी पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? मेरी बेटी उसे ज़बरदस्ती तो नहीं लेकर गई होगी, अपनी रजामंदी से गई होगी। और तुम इतने पाकबाज मत बनो, हो तो तवाइफ के बेटे। शट अप, जस्ट शट योर माउथ, वो उनकी बात काटते हुए चीखा। ये तरबियत की है तुम्हारी बीवी ने? सैयदजादी होती उसे तमीज़ सिखाती। हारून शाह तड़क कर बोला। आपकी बीवी तो सैयदजादी थी ना, और आपके तो खून में मिलावट भी नहीं, मगर आपके बच्चे तो हर हद पार कर रहे हैं। आपकी ये बेटी तो इस कदर बेहया है कि उसे अपनी बीवी कहते शर्म आ रही है, और आपका बेटा जो कर चुका है वो बता दिया तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो तड़क कर बोला। क्या किया मेरे बेटों ने? हारून शाह चीख उठे। रहने दीजिए, कुछ बातें ना ही खुले तो अच्छा है, क्योंकि सिर्फ दुख देती हैं, और मेरी तरबियत ऐसी नहीं कि ये दर्द दूं, मगर ये हाथ जुड़े हैं मेरे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी बेटी को पाना चाहा, मगर अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। मैं उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप इसे ले जाइए और जब कहेंगे डाइवोर्स पेपर्स भेज दूंगा, वो सपाट लहजे में बोला तो रूमा ने उसे खाली खाली निगाहों से देखा। हाँ, लेकर ही जाऊंगा, मैं तो पहले ही इस रिश्ते को नहीं रखना चाहता। चलो रूही, अभी मेरे साथ, हारून शाह ने कहा और उसे बाजू से खींचकर वहां से निकलते चले गए। मामून और फातिमा रोकने के लिए पीछे जाने लगे तो वो उनके सामने खड़ा हो गया। नहीं बाबा, माम, आज बिल्कुल नहीं, अब बस। आज जैन ना होते तो ना जाने हमारी जैनी के साथ क्या हो जाता।
वो बहुत बुरा है, बहुत। और आपने उसकी वजह से भाभी को निकाल दिया। सारा कसूर मेरा था, मैंने ख्वाहिश की थी जाने की, वो नम लहजे में बोली और फिर रोती हुई वहां से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो भी कुछ देर के बाद अपने कमरे में आया और गिरने से अंदाज से सोफे पे बैठ गया और एक आंसू निकलकर उसकी कनपटी में जज्ब हो गया। वो 20 दिन से हवेली आई थी। वो पूरी रात एक पल के लिए सो नहीं पाती थी। वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका था। उसे यकीन ही नहीं आता था। सुबह से दाई माँ कई बार कमरे में आकर उसे खाना खाने के लिए कह चुकी थी, मगर वो बाहर नहीं गई। फिर कुछ देर के बाद बाहर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, तो वो तेज़ी से बाहर निकली तो लाउंज में सब जमा थे और हारून शाह सब पर चिल्ला रहे थे, मुझे शर्म आ रही है तुम लोगों को अपने बेटे कहते हुए। तुम लोग सब के सब अभी और इसी वक्त हवेली से निकल जाओ। वो उनकी बात पे साकित रह गई। फिर वो तेज़ी से नीचे आई तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और उसकी बड़ी भाभी उसकी तरफ बढ़ी और उसके मुंह पर थप्पड़ मारने ही वाली थी कि हारून शाह ने धाड़ कर उसे रोका। हाँ, तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा रहा था? बताइए। उसकी बेबाकियों को बर्दाश्त करते करते हमारी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। हमने कोई दौलत जायदाद के लालच में उसे मरवाना नहीं चाहा। हम इसीलिए उसको मरवाना चाहते थे ताकि ये बदनामी का दाग हमारे सरों से उतर जाए। और सुख का सांस लिया था जब उसकी रुखसती हुई और हमें लगा कि अब हम लोग सुकून से जी पाएंगे। मगर ये बदनामी तो हमारा मुकद्दर बन चुकी है। लेकर क्यों आए आप? और आप हमें हवेली से निकाल नहीं सकते, क्योंकि बड़े भाईजान अब बड़े सरकार हैं। और हाँ, अगर उसने खुद को ना संवारा तो बड़े भाईजान उसे कारी करने का फैसला सुनाएंगे और सरेआम मौत मिलेगी। उसका मंझला भाई तनफ्फुर भरे लहजे में बोला तो उसके आंसू टूट टूट कर रुखसार पे बहने लगे और उसे खुद से आज शर्म आ रही थी कि वो क्या करती रही कि उसके भाई उसे मारने पे तुल गए। मगर आफरीन थी आरिफ शाह पे, जो कि उसकी हर बदनामी के बावजूद उसे अपनाकर सुधारना चाहता था। मगर वो तो उसकी बहन को ही बर्बाद करने चली थी, चाहे अनजाने में ही सही। वो उल्टे पांव पलटी और दौड़ती हुई अपने कमरे में आकर खुद को बंद कर लिया। फिर कुछ देर के बाद वो उठी और उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाकर आरिफ के घर का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से कुछ देर के बाद कॉल उठाई। हेलो, आरिफ शाह स्पीकिंग। दूसरी तरफ से उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी तो वो हिचकियों से रोने लगी। क्यों फ़ोन किया है, क्या चाहिए? दूसरी तरफ से वो कठोर बनकर बोला। माफ़ी। वो बामुश्किल बोली तो दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने कॉल काट दी। वो रिसीवर सीने से लगाए तड़प तड़प कर रो दी थी। उसकी यूं रोने पे आरिफ तड़प उठा, मगर वो उसे माफ़ करने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। वो उस रात के मुतालिक सोचकर लरस जाता था। आज वो थका थका सा घर पहुंचा तो हारून शाह अंदर बैठे थे। वो हैरानगी से उन्हें देखने लगा, जो कि बरसों के बीमार लग रहे थे। वो सलाम करता उनके सामने जाकर बैठ गया। वो हाथ जोड़े फूट फूट कर रो दिए और उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैं एक बेबस बदनसीब बाप हूँ और कमज़ोर भी, लेकिन मेरी बेटी को जिंदा तुम रख सकते हो, क्योंकि उसके तो सगे भाई उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। मेरी बच्ची बहुत टूट गई है, प्लीज़ हो सके तो उसे अपना लो, और नहीं भी अपनाना तो इस घर में उसे रहने दो, कम से कम वो जिंदा तो रहेगी। बोलते बोलते हल्क में आंसुओं का गोला सा बना था। फिर वो कुछ देर बैठने के बाद रूम में आया तो वो बेड पे लेटी थी और इन 22 दिनों में वो बेहाल हो चुकी थी। उसे देखते ही वो उठकर आई और उसके सीने से लगी तड़प तड़प कर रो दी। वो साकित तो जामिद सा खड़ा था और उसका हर हर आंसू दिल पे गिर रहा था। फिर वो उसे बामुश्किल चुप करवाते बेड पे लिटाकर उसके पास बैठ गया। वो ज़हनी तौर पे इस कदर थक चुकी थी अपनों की नफ़रत और पछतावों से कि वो घंटों एक ही पोजीशन में बैठी रहती और न जाने क्या सोचती थी। जिनिया, फातिमा सब उसे खुश रखते थे और वो खुद भी उससे बात करता, मगर वो उससे निगाहें ही नहीं मिला पाती थी। आज घर में गहमा गहमी थी। कमिश्नर खावर फैमिली समेत आ रहे थे और जैन काफ़ी अरसे के बाद आ रहा था, तो सब किचन में मसरूफ़ थे सिवाय जैनिया के। वो तो खुद को कमरे में बंद किए हुए थी। फातिमा और रुहमा ने डाइनिंग हॉल में बर्तन रख लिए थे और फिर उसे तैयार होने का कहकर जैनिया को तैयार करने को कहा। वो अपने कमरे में आई तो आरिफ फ़ोन पे मसरूफ़ था। वो उंगलियां चटखाती पास गई। वो जैनी को बता दीजिए कि जैन साहब सीक्रेट एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे। वो बहुत अफसुर्दा है और उसे लगता वो एक गुंडे हैं। वो आहिस्ता से बोली। वो उसे गहरी निगाहों से देखता हाथ से थामे करीब कर गया तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। बहुत अच्छा लग रहा कि तुम खुद को संभालते हुए सबकी खुशी में खुश हो।
और यही मेरी रूही है। वो उसकी ठोड़ी से थामे बोला तो वो उसके सीने पे सर रखे रो दी। अब जितना मर्जी रो लो, आज रात तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो उसके कान की लौ को लबों में दबाते हुए बोला तो वो मजीद शिद्दत से रोने लगी और वो उसे खुद में भींच गया। फिर वो उससे अलग हुई और कपड़े चेंज करने चली गई और वो तैयार होकर ज़ैनिया के रूम में आई और उसे ड्रेस निकालकर तैयार होने को कहा तो वो रोती पीटती तैयार होने लगी। फिर कुछ देर के बाद मेहमान आ चुके थे। वो उसे लेकर बाहर आई तो ज़ैनिया ज़ैन को देखकर थम गई। वो इस कदर हैंडसम लग रहा था और उन्हें देखते ही वो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। वो उसके सामने वाले सोफे पे बैठ गई और साथ कन अखियों से उसे देखने लगी, जो कि बड़ा अच्छा बना मामून शाह से बात कर रहा था। मुनाफिक, गुंडा मवाली, वो बड़बड़ाई तो फारिया ने चौंक कर देखा। कौन मुनाफिक, गुंडा मवाली? फारिया ने पूछा तो वो चौंक कर देखने लगा और फिर धीमा सा मुस्कुरा दिया। अरे ज़ैनी बेटा, जाओ ज़ैन को ले जाओ और रूम दिखाओ, साइका बेगम ने कहा तो वो मजबूरन उठ खड़ी हुई। अपने कमरे में आई तो उसने अंदर आते ही कमर में हाथ डाले अपने करीब कर लिया। छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्लाकर सबको बता दूंगी, वो गुस्से से बोली। क्या बताओगी? कि मैं एक गुंडा मवाली हूँ? वैसे अपने भाई पर तो यकीन कर लो, अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे आने दे रहे तो इसका मतलब यही है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुमने समझा है। वो उसकी ठोड़ी से थामते हुए बोला। जी हाँ बिल्कुल, और तुम्हें ज़ैन साहब से ज़्यादा परफेक्ट कोई इंसान नहीं मिल सकता। ये मेरे भी चीफ हैं और एक स्पेशल केस को हैंडल करने के लिए एक सीक्रेट एजेंट बने हुए थे। अगर उस दिन वहाँ पर ये ना होते तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। थैंक गॉड कि ये वहाँ थे, आरिब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो वो उसके हिसार से निकलकर ज़ैन से दूर हुई। जो भी थे ये, आप जानते हैं ना मेरे साथ वहाँ क्या सुलूक किया उन्होंने? वो बात करते करते रुक गई और जल्दी से ज़ैन की तरफ देखा, जो कि दबी दबी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। क्या किया था मैंने? प्लीज़ ज़रा खुलकर बोलो, वो कहते हुए उसे बाहों के हिसार में लेता उसके रुखसार पे लब रख गया। ज़ैनिया शर्म से सुर्ख हो गई। यू कैरी ऑन गाइज, मैं तो जा रहा हूँ अपनी बीवी की हेल्प करने, आरिब ने कहा और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो गुस्से से खुद को छुड़वाने लगी और वो संजीदगी से उसे देख रहा था। आप जानती हैं उस दिन आपको इस हालत में देख के क्या हालत हुई थी? एक शौहर के दिल पर क्या बीतती है जब कोई मर्द उसकी बीवी को छूता है। मैं जानता हूँ कि आप उस दिन मेरे गुस्से की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहीं और नाराज़ भी हैं, बट अगर खुद को मेरी जगह रखें और इस तरह मैं किसी गैर औरत के साथ करूँ तो कैसा फील करोगी आप? मेरी जान ही निकल गई थी और मैंने उस वक्त खुद पर कैसे काबू पाया मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। वो उसे अपनी बाहों में भरे बोलता जा रहा था। क्या मेरा क्लब जाना गलत था? क्या मैं वहाँ कोई बेहूदगी करने गई थी? सिर्फ हाई टी पे ही गई थी और मुझे क्या पता था कि वहाँ ये सब भी हो सकता था? वो नम लहजे में बोली। कुछ भी गलत नहीं था, मगर आपका यूं अकेले जाना गलत था। आप अपने भाई से कहती, उनसे ख्वाहिश जाहिर कर देती कि आपको इस तरह जाना है। मुझे उम्मीद है कि आरिब कभी भी आपकी इस ख्वाहिश को नहीं टालते। वो जल्दी से बोला। मैंने एक दो बार जिक्र किया था, मगर मामा इस चीज़ को अच्छा नहीं मानती। वो कहती हैं कि क्लब अच्छे नहीं होते। वो सर झुकाए बोली। उनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन अब जो क्लब बने हैं इनमें चाहे सरेआम फहाशी नज़र ना आए, मगर इसके अंदर भी कुछ न कुछ गलत काम हो रहा होता है मेरी जान, और मैं इसी खोज में लगा हुआ था। एक लड़की की इज्जत तो बहुत कीमती होती है, इसीलिए माँ बाप सेंध सेंध कर रखना चाहते हैं और हर कदम वो बहुत सोच समझ कर लेने को कहते हैं। मैं जानता हूँ कि उस दिन जो भी हुआ इसमें आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, आप मासूम हैं, मगर हम लोग जो बाहर रहते हैं हमने ये सब देखा होता है, इसलिए हमें ये सब मालूम है कि ये सब गलत है। एक लड़की की इज्जत तो अब कहीं पे महफूज नहीं रही, इस कदर हालात ख़राब हो गए हैं। पता है मैं जिस गैंग के पीछे हूँ वो लोग लड़कियाँ सप्लाई करते हैं और कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी की लड़की को कोई लड़का फंसा कर वहाँ क्लब में लाता है और वो लोग उसे बेच देते हैं, और अगर कोई काम की ना हो तो उसके आज़ा निकाल कर बेचे जाते हैं। मैं पिछले कई महीनों से इसी केस के सिलसिले में भेस बदल बदल कर जा रहा था और देखिए आपसे वहाँ मुलाकात हुई। मैं कितने दिन डिस्टर्ब रहा हूँ और बस फिर मैंने आपसे मिलने का फ़ैसला किया। वो बोलता जा रहा था। आप कौन सा मुझसे मोहब्बत करते हैं? आपको क्यों मेरी फ़िक्र होने लगी? आपको तो शायद याद भी नहीं कि हमारा निकाह हुआ है। वो नम लहजे में बोली तो वो अपनी पॉकेट से एक मखमली केस निकालता उसका हाथ थामकर इसमें रिंग पहनाने लगा। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी, वो उसके कान में बोला तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। मैं बहुत सिंपल सा बंदा हूँ, तुम मुझे पसंद आई, मैंने मामा से कहा रिश्ता लेकर जाइए, निकाह करवाइए मेरा, मगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए कभी भी तुम्हें फ़ोन नहीं किया। लेकिन आपकी
आपकी भाभी जान ने बताया कि आपको इस बात का बहुत दुख है कि मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो आपसे तुम तक का सफ़र तय कर चुका था। वो खुशी से उसके सीने से लगी रो दी। वो हल्का सा मुस्कुराकर उसे खुद में समेट गया। बाहर खड़े आरिब और रुहमा उन्हें नम मुस्कुराहट से देख दिल ही दिल में उनकी दायमी खुशियों की दुआ कर रहे थे। फिर मेहमानों के जाने के बाद आरिब और रुहमा ने ज़बरदस्ती फातिमा को रूम में भेजा और वो दोनों मिलकर किचन समेटने लगे। और साथ ही वो शरारत से कभी उसके मुंह पे कस्टर्ड और कभी सालन लगाता तो रुहमा चिढ़कर उसके साबुन वाले हाथ लगा देती थी। और फातिमा ने नम आंखों से उन्हें देखा और फिर मामून की जानिब बढ़ गईं जो उन्हें पुकार रहे थे। किचन समेटने के बाद आरिब ने उसे गोद में उठाया और कमरे में ले आया। छोड़िए आरिब, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, वो उसकी बेबाकियों पे सुर्ख होते हुए बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाता, उसे खुद में भींचता, उस पे हक जताता चला गया।